हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। एनएलएम के 5th लेक्चर में आज हम लोग डायनेमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोशन ऑफ अ कनेक्टेड बॉडी सिस्टम को समझेंगे। जैसे एक स्ट्रिंग से दूसरा बॉडी कनेक्टेड होगा, फिर दूसरा बॉडी तीसरे बॉडी के साथ स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड होगा। इनका कॉन्स्ट्रेंट मोशन कैसा होगा उसके सिस्टम को आज हम समझेंगे। तो एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। सिंपल एक बॉडी रखा हुआ है, मान लीजिए 4 kg का साहब, बहुत बढ़िया। उस पे 32 न्यूटन का फोर्स मैंने आगे की तरफ लगाया और 20 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लगाया। दो फोर्स मैंने अप्लाई किया इस बॉडी पे। एक तो मैंने अप्लाई किया 32 न्यूटन का और एक अप्लाई कर दिया मैंने 20 न्यूटन का बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बताइए, बॉडी और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सी बात है, इसका एफबीडी बनाएंगे। एक ही बॉडी है, एफबीडी क्या बनाएंगे? सिंपल, एक ही ऑब्जेक्ट है तो सिस्टम तो एक ही ऑब्जेक्ट से बनाइए। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अबे नॉर्मल रिएक्शन तो कांटेक्ट को बताता है। ऐसा नहीं कि ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो बॉडी ऊपर भाग जाएगा। बॉडी ऊपर थोड़ी ना हवा में भाग जाएगा। असल में क्या हो रहा है कि mg की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे जाना चाह रहा है, बट ये सरफेस उतना ही mg के बराबर ऊपर फोर्स लगा दे रहा है जिसकी वजह से ये ऊपर मूव करके नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो नीचे मूव करके नहीं जाएगा। कांटेक्ट उस पे ऊपर वाले बॉडी पे ऊपर नॉर्मल लगा दिया। नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? मास 4 G10 40 न्यूटन। बिल्कुल सही। अच्छा, एन से एन काट मत देना, ये न्यूटन वाला न्यूटन एन है। समझ में आया कि नहीं है? अब हवा में तो ऊपर जा नहीं सकता वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में अपन इक्वेशन लगाएंगे Fx इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखेंगे तो आगे फॉरवर्ड एक्स में 32, बैकवर्ड डायरेक्शन में 20, तो 12 न्यूटन का फोर्स होगा। बहुत बढ़िया। मास 4 kg, तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्या आपको? ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है ताकि आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीख जाए। आगे देखिए, एक बढ़िया सवाल करते हैं। चलो, एक ब्लॉक है साहब जो कि 10 मीटर लेंथ का है और 20 kg का है। ब्लॉक का मास है 20 kg, लेंथ है उसका 10 मीटर और इस डायरेक्शन में उस पर मैंने फोर्स लगाया है 50 न्यूटन का। बढ़िया। और पीछे की तरफ मैंने इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। तो इसे घबराया मत करो, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग जाए तो। अब सुनो, असल में आगे 50 न्यूटन और एक काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और एक काम करते हैं, पीछे से आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं, धक्का वाला, है ना। ये पुल कर रहा है और ये पुश कर रहा है। कितने से? 10 न्यूटन से। और मज़ा आएगा। कैसे मज़ा आएगा? तो सुनो, एक ही बॉडी है अभी भी। सर निकालना क्या है? निकालना ये है कि यहाँ से 4 मीटर के लेंथ पे यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है इसी बॉडी के अंदर। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी? सर इस बॉडी में टेंशन कैसे आएगा? टेंशन तो स्ट्रिंग में होता है। बेटा कैसे नहीं आएगा? ये मासिव स्ट्रिंग मान लो। ऐसा मान लो ना कि एक मासिव स्ट्रिंग ही है 20 kg का और 10 मीटर लेंथ का। तो मासिव स्ट्रिंग के हर डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन अलग होगा। ये बात मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल समझाया था। तो अब क्या करें? अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालिए आराम से। सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास, है ना। नेट, अरे भाई F बराबर m है तो A बराबर क्या होगा? F/m। आगे की तरफ 50 और आगे की तरफ 10, तो नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा 60 और मास हो गया 20। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही बात है यार, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे बॉडी को इतना हिस्सा काट लें। कितने केजी का? कितने केजी का होगा? बिल्कुल कितने केजी का होगा? तो देखो 10 मीटर का लेंथ है 20 kg, तो 1 मीटर का लेंथ होगा 2 kg, तो 4 मीटर का लेंथ होगा 8 kg। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। सुनो भाई, 10 मीटर लेंथ का मास है 20 kg, तो 1 मीटर लेंथ का मास क्या होगा? 2 kg। तो 4 मीटर लेंथ का मास क्या होगा? 8 kg। तो अच्छे से यहाँ पे समझना, यहाँ से यहाँ तक 8 kg मास का ऑब्जेक्ट हो गया और इधर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। अब लॉजिकली सोचना एक बात, क्या ये पूरी सिस्टम आगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेटेड है? क्या मैं कह सकता हूँ इसका एक्सीलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है? बिल्कुल है। तो क्या ये 10 न्यूटन का फोर्स कैपेबल है कि इस 8 kg को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन दे सके? निकाल के देखो तो, 10 बाई फोर्स 10 बटा मास 8, कितना एक्सीलरेशन होगा? 10/8।
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से थोड़ा ज़्यादा। फिर इसमें इतना एक्सेलरेशन कैसे आया? तो सुनना, ये असल में एक बॉडी नहीं है, इसका मैंने यहां से काट लिया, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, पीछे वाले हिस्सा को पकड़ के आगे खींच रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तो आगे वाले हिस्से की वजह से इस पार्ट में टेंशन आगे की तरफ होगा T, टेंशन आगे T, 10 न्यूटन भी आगे। तो नेट फोर्स क्या लिखोगे? T + 10 बराबर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन। मास आपको पता है, एसिलेशन आपको पता है, तो 8 × 3 क्या होगा? 24 न्यूटन। तो T बराबर आ जाएगा 14 न्यूटन। इज अ करेक्ट आंसर, एकदम सही है। यहाँ पे टेंशन कितना आ जाएगा बेटा? 14 न्यूटन। क्या आपको समझ आया? कोई खास बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 kg का ऑब्जेक्ट है और इसको स्ट्रिंग के थ्रू मैंने 8 kg के ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया। वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, 2 ऑब्जेक्ट हो गए। इसी को कहते हैं कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। एक बॉडी दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू स्ट्रिंग। और मान लीजिए यहां पे मैंने फोर्स लगाया है 20 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया बेटा? 20 न्यूटन। अब बताइए सिस्टम का एक्सेलरेशन और इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले ये देखो कि एक ही स्ट्रिंग है पूरे सिस्टम में जो इन दोनों ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा है। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जाओगे और कॉन्टैक्ट पॉइंट के अवे टेंशन T लग रहा होगा, और यहां पे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जाओगे, इसके अवे टेंशन T लग रहा होगा। ठीक बात है। तो सबसे पहले 8 kg का एफबीडी बनाओ। और आप यहां पे कह सकते हो सर आपने एफबीडी गलत बनाया, नॉर्मल ऊपर लगाया ही नहीं, एमजी नीचे लगाया ही नहीं और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो बेटा ध्यान से सुनो, क्या ये वाई एक्सिस में मोशन कर रहा है? नहीं, एक्स एक्सिस में चल रहा है। तो हम एक्स एक्सिस के ही फोर्स को देखेंगे ना, वाई एक्सिस के फोर्स को यहाँ पे इंक्लूड करके हमें भी कुछ नहीं मिलना। तो वाई के डायरेक्शन में हम मोशन देखेंगे नहीं, हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन कंसीडर करेंगे तो 8 kg का अगर आप एफबीडी बनाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है आपका 20 न्यूटन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन T। ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो इसके 8 mg के बराबर होगा। तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा। देखो इधर मान लेता हूं, इधर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स बोलो 20 माइनस T। जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर कहीं फोर्स डोमिनेटिंग होगा। तो 20 माइनस T इज इक्वल टू 8 मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब बनाओ 4 kg का एफबीडी। तो 4 kg का एफबीडी तो बड़ा सिंपल है, आगे की तरफ T टेंशन लगेगा, इस पे भी नॉर्मल कुछ इंडेक्स लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस का, लेकिन ये वर्टिकली वाई डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू mg के बराबर होगा। वाई एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स 0 है और वाई एक्सिस के लॉन्ग ये मूव भी नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग T की वजह से जाएगा और T बराबर आ जाएगा 4 इंटू एक्सेलरेशन है। देखो ये एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो जितना T टाइम में ये आगे जाएगा उतना ही T टाइम में ये आगे जाएगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो T बराबर 4 है, यहां पे लिख दो T इज इक्वल टू 4a। T से T कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा 20 इज इक्वल टू 8 + 4 कितना हो गया? 12a। तो a इज इक्वल टू 20/12। आप कह रहे होगे, आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आपने तो ये लेंदी कर दिया, इससे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। अच्छा 4 से कैंसिल करोगे तो 5/3 आ जाएगा ना बेटा, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आसानी से किया जा सकता था। हाँ बिल्कुल आसानी से जो किया जा सकता है उसको मैं समझाऊंगा ना। तो आपको 8 kg और 4 kg का इंडिविजुअल एफबीडी बनाने की जरूरत है, ना ही आपको इक्वेशन ऑफ मोशन 2 बार लगाने की जरूरत है। आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं F net by M net ऑन द सिस्टम और फॉर सिस्टम। डायरेक्टली आप सिस्टम के लिए लगा सकते हैं, नेट फोर्स बटा नेट मास। देखो यहां पे टेंशन डायरेक्टली कैंसिल हो गया, एक्सीलरेशन का जो वैल्यू आया वो देखोगे तो आपको नहीं लग रहा नेट पुलिंग फोर्स 20 न्यूटन है, नेट मास 8 + 4 12 आ गया। तो फिर यहां पे टेंशन का रोल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने में नहीं है, टेंशन का रोल इंडिविजुअल बॉडी को एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने में है, बट टेंशन का रोल सिस्टम को एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने में नहीं है। अगर आप पूरे सिस्टम का एक बार एफबीडी बनाएं तो ध्यान से देखिए, 8 kg और 4 kg दोनों बॉडी को मिलाकर अगर सिस्टम मानते हैं तो इस पे T टेंशन पीछे और इस पे T टेंशन आगे, तो नेट टेंशन फोर्स क्या हो गया? नेट फोर्स क्या हो गया? 8 kg और 4 kg को मैं एक सिस्टम मान लूं तो टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको पूरे सिस्टम को आगे चलाने वाला नेट पुलिंग फोर्स 20 न्यूटन है। तो सीधा आप कह सकते हैं 20 बटा नेट मास 8 4 12, 20 / 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आया है।
और एक बार ये एक्सेलरेशन आपको आ गया तो सिंपल 4 kg का एफबीडी बना के एक्सेलरेशन पता है, मास पता है, तो टेंशन ही तो है जो इसको आगे ले जा रहा है, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। यहां पे जो मैंने करा है, क्यों करा है, मैं दोबारा नहीं करूंगा इक्वेशन बना के इंडिविजुअल बॉडी का, एक बार मैंने इसलिए कर दिया कि आप कंसेप्ट को सीख जाए और फिर डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। अब देखो, अब मैं यहां पे एक नया सवाल बना रहा हूं। यह सवाल पहले क्वेश्चन से ज्यादा लेंथी होगा, लेकिन अब सॉल्यूशन रफ्तार में करेंगे। एफ फोर्स लगा रहा हूं मैं M3 पे। फाइंड टेंशन इन अ इंडिविजुअल स्ट्रिंग। इसमें मान लीजिए टेंशन T1 पीछे है तो इसमें T1 आगे होगा, इसमें T2 टेंशन पीछे है तो इसमें T2 टेंशन आगे होगा। तो T1 T2 भी कैलकुलेट करना है, सिस्टम का एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट करना है। अब आप क्या करेंगे, तीनों को एक सिस्टम मान लेंगे, एक्सीलरेशन लिखेंगे नेट पुलिंग फोर्स ऑन अ सिस्टम, सिस्टम के लिए लगाएंगे इक्वेशन। सिस्टम के लिए नेट पुलिंग फोर्स F है और नेट मास है M1 प्लस M2 प्लस M3। नेट मास, नेट फोर्स बटा नेट मास इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो सिस्टम का एक्सीलरेशन आ जाएगा F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3, दैट्स इट। अब यहां पे T1 और T2 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल है, M1 का FBD बनाएंगे। अब मैं FBD M1 का ही क्यों बना रहा हूं, मैं इतना चूजी क्यों हूं? मैं इसलिए इतना चूजी हूं क्योंकि M1 पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही टेंशन लग रहा है T2, तो M2 का FBD बनाओ, M1 का FBD बनाऊंगा तो आगे टेंशन T2, बस खत्म। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स बताओ, टेंशन T2, मास बोलो M1, और सिस्टम का एक्सीलरेशन ये आया वहां पे पुट कर दो, तो पुट करोगे तो ये होगा F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3 इज अ करेक्ट आंसर। वाह साहब, बहुत तगड़ा। अब T1 निकालना हो तो क्या करेंगे, T1 निकालना है तो मैं M3 का FBD बना लूंगा। M3 के FBD के अकॉर्डिंग नेट फोर्स आगे F और आगे ही एक्सीलरेशन है, तो डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा होगा, F या T1? तो ये आप डिसाइड करेंगे कि फोर्स किसके अलोंग ज्यादा है, फोर्स कौन सा ज्यादा होगा, तो जिधर नेट एक्सीलरेशन उधर ही फोर्स ज्यादा होगा। फोर्स F आपका ज्यादा होगा तो आप लिखेंगे F माइनस T1 इज इक्वल टू मास M3 इंटू एक्सीलरेशन A। ये क्वेश्चन लिख देंगे। समझ में आया? क्या आपको A की वैल्यू पता है? हाँ, तो T1 यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखे। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें 2 और 3 बॉडी कनेक्टेड थ्रू द स्ट्रिंग, क्या डायरेक्टली 2 बॉडी को कांटेक्ट में रख के मैं मोशन में ला सकता हूं क्या? बिल्कुल। कैसे ला सकता हूं देखिएगा प्लीज। यहां पे मैंने एक बॉडी ले लिया M1 मास का साहब, उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट M2 मास का एक ऑब्जेक्ट रख दिया और फिर डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में M3 मास का एक ऑब्जेक्ट रख दिया और इस पे मैंने फोर्स लगा दिया साहब F। सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 M2 एंड M2 एंड M3। क्या जब ये F फोर्स के कारण मोशन में आएंगे तो क्या तीनों साथ चलेंगे क्या? बिल्कुल तीनों साथ चलेंगे। देखो कैसे, ऐसा है, चौक से एग्जांपल ले लो। ये देखो, तीनों चौक साथ में रखे, मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ तो देखो तीनों साथ चल रहे हैं ना, तीनों साथ चल रहे हैं ना। देखो तीनों, अरे भाई इधर कहाँ गया? तो स्मूथ सरफेस है ना, ये थोड़ा सा समझ रहे हो ना। देखो लो चला देता हूँ, ले देखो तीनों साथ चल रहे हैं। देखो तो वही वाली बात है कि यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो तीनों साथ चलेंगे। अब डायरेक्ट सिस्टम का एक्सीलरेशन मान लो कि A आगे की तरफ है, एज्यूम कर लो। इसको कैसे निकाल सकते हैं? नेट पुलिंग फोर्स बाय नेट मास। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, आगे वाले M2 पे आगे की तरफ नॉर्मल लगेगा N1, पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ नॉर्मल लगेगा N1। यहां पे भी 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, आगे वाले पे नॉर्मल लगेगा N2 एंड पीछे वाले पे भी नॉर्मल लगेगा N2। ये रहा साहब। तो नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब इस पे नेट पुलिंग फोर्स अगर तीनों ही बॉडी को मिला के एक सिस्टम मान लो तो नेट पुलिंग फोर्स है आपका F। नेट मास क्या होगा? नेट मास होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इज अ नेट मास। क्या आपको ये समझ आ गया? सही है एकदम। अच्छा, अब हमें नॉर्मल निकालना है तो डायरेक्टली M3 का FBD बनाइए। FBD ऑफ M3। M3 का FBD बनाने से क्या होगा साहब? अगर आप M3 का FBD बनाते हैं तो डायरेक्टली आपको पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट है M3 जिस पे आगे की तरफ नॉर्मल लग रहा है N2। मैंने बताया था कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, आगे वाले पे ऑब्जेक्ट पे आगे, पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे पीछे। कॉन्टैक्ट में होने की वजह से M3 पे आगे फोर्स लगा रहा है N2 और M2 पे पीछे फोर्स लगा रहा है N2।
तो जब आप M3 का FBD बनाओगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है N2, और इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आप लिखते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका M3 का, एक्सेलरेशन किसका M3 का A3 इज इक्वल टू फोर्स क्या है इस पे N2, यही तो फोर्स N2। मास M3 A3 नेट एक्सेलरेशन आप जानते हो कि तीनों ब्लॉक साथ चलेंगे तो A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो डायरेक्टली यहाँ से आप N2 कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। N2 क्या होगा M3, और A की वैल्यू बताइए, A की वैल्यू है F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन ने एक्सीलरेशन भी निकाल लिया, नॉर्मल भी निकाल लिया, अब हमें नॉर्मल निकालना है N1। तो FBD ऑफ M2 बनाइए, चलिए इस बार FBD ऑफ M2 या FBD ऑफ M1 की FBD बनाएंगे। तो M1 पे आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे M1 पे आगे की तरफ F फोर्स लग रहा है, और M1 पे पीछे होने की वजह से पीछे लग रहा है N1, और ये आगे जा रहा है A एक्सीलरेशन से। तो आप मुझे ये बताइए, M1 है ये, आप मुझे ये बताइए कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होगा इसमें। प्लस माइनस ऐसे मत बोलना कि आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस लूंगा, या पीछे वाला प्लस आगे वाला माइनस लूंगा, ऐसे मत करना। ऐसे सुनो कैसे करना, तुम नेट पुलिंग फोर्स, नेट फोर्स लिखना। नेट फोर्स कैसे लिखोगे, डोमिनेटिंग कौन है इसमें, जिधर एक्सीलरेशन है उधर फोर्स ज़्यादा होगा तो F ज़्यादा होगा। तो आप लिखो F माइनस N1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। आप ये लिखिए, समझ में आया क्या लिखा आपने, बिल्कुल सही चीज़ है। अब अपने को क्या चाहिए N1, तो आप लिखिए N1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, इसको यहाँ लिखो, तो ये हो जाएगा F माइनस M1A। अब यहाँ पे F रहने दो, M1 भी रहने दो, A की वैल्यू बोलो क्या होगा, A की वैल्यू यहाँ से उठा के रखो F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या रखोगे, M1 प्लस M2 प्लस M3, बहुत ईजी। यहाँ से F कॉमन आ जाएगा तो कॉमन निकाल लीजिए, और LCM ले लीजिए M1 प्लस M2 प्लस M3 और यहाँ रख दीजिए। तो आपको दिख रहा है M1 प्लस M2 प्लस M3 यहाँ पे आएगा, तो M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, M2 प्लस M3 बचेगा, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो ये हो जाएगा M2 प्लस M3 बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। लेक्चर को देखते समय पूरा ध्यान यहाँ रहना चाहिए, इधर उधर करोगे सब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं समझ आएगा, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे बना के रखो। क्लियर है ये बात? तो ये आपका आ गया N1 की वैल्यू। समझ आया कि नहीं है? बहुत हार्ड, बहुत बढ़िया। तो ये मुश्किल सवाल माना जाता है, लेकिन आपने सॉल्यूशन बहुत तगड़ा किया है, बिल्कुल सही निकाला है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, एक बढ़िया सवाल कराता हूँ, देखो, जिससे तुम्हें नॉर्मल का फील आ जाएगा एकदम। देखो, एक ब्लॉक है 2m मास का उसके साथ m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट में रख दिया, m मास का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट में रख दिया। ठीक है सर, बढ़िया, बढ़िया है क्या? बढ़िया होगा भी, देखो ना। और यहाँ पे एक मास लिया मैंने m मास का, इसके साथ 2m मास का मैंने ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट रख दिया, सरफेस स्मूथ है। यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया F, और यहाँ पे भी फोर्स लगाया। सर ये क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे फोर्स किस पे लगाया मैंने? 2m पे। अब ये दोनों कॉन्टैक्ट में साथ चलेंगे। यहाँ पे फोर्स किस पे लगाया मैंने? m पे, और m और 2m कॉन्टैक्ट में साथ चलेंगे। दोनों ही केस में M1 M2 के बीच, मतलब दोनों ब्लॉक के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू बताइए। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, सुनिए क्या करेंगे। सिस्टम की एक्सीलरेशन देखेंगे तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे नॉर्मल होगा। यहाँ पे भी दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे नॉर्मल होगा, कोई खास बात नहीं है। नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास करोगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट चिपक के साथ चलेगा, तो एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा नेट पुलिंग फोर्स बाय नेट मास। व्हाट इज नेट पुलिंग फोर्स? नेट पुलिंग फोर्स इज F एंड नेट मास इज 3m। अच्छा, इस केस में भी एक्सीलरेशन अगर देखा जाए तो F नेट पुलिंग फोर्स और नेट मास इज 3m। ये स्मॉल m ही है ना, सारा स्मॉल है, तो नेट मास इज 3m। दोनों केस में एक्सीलरेशन सेम है क्योंकि ये देखो, दो बॉडी को मिला के अगर तुम सिस्टम मान लो इसको, जब इसको सिस्टम मान लोगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये इंटरनल फोर्स है। तो नेट पुलिंग फोर्स में इंटरनल काम नहीं करोगे, टोटल एक्सटर्नल फोर्स नेट पुलिंग फोर्स या नेट पुशिंग फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स। इस सिस्टम के लिए नेट अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? तो आगे नॉर्मल, पीछे नॉर्मल। नॉर्मल तो अनबैलेंस हुआ ही नहीं, सिस्टम के लिए अनबैलेंस क्या? F। तो F बटा सिस्टम की मास 3m, दैट्स इट। यहाँ पे F बटा सिस्टम की मास 3m। अब यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए m का FBD बनाओ, FBD ऑफ m का FBD बनाओगे तो इस m पे आगे नॉर्मल लगेगा n, और यहाँ पे FBD किसका बनाओगे? FBD m का बनाओ या 2m का बनाओ, आंसर वही आएगा, लेकिन 2m का FBD बनाओगे तो इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2m पे आगे लगेगा नॉर्मल, और इस नॉर्मल की वजह से ही इतना एक्सीलरेशन इसमें आया है।
तो फोर्स नॉर्मल बराबर मास m इंटू एक्सेलरेशन F/3m, ये आएगा नॉर्मल। m से m कटेगा F/3। तो बताओ फर्स्ट केस में नॉर्मल कितना आया है F/3। अच्छा सेकेंड केस में नॉर्मल क्या होगा? सेकेंड केस में ध्यान से देखो, मास फोर्स बराबर, तो फोर्स नॉर्मल बराबर मास 2m इंटू एक्सेलरेशन F/3m। यहाँ से m कटेगा, क्या होगा साहब? 2F/3। अरे यार नॉर्मल दोनों केस में अलग कैसे आए? तो लॉजिकली सोचना, एकदम लॉजिकली सोचना। यहाँ पे फोर्स 2m पे लगा है और m में ट्रांसमिट हो रहा है इसे फोर्स का इफेक्ट, तो 2m ज़्यादा फोर्स को अपने अंदर एनिलेट कर लेगा, कम आगे ट्रांसफर करेगा। इसमें m पे लगा, m कम टोलरेट कर पाएगा, ज़्यादा आगे ट्रांसफर कर देगा। तो देखो इसमें नॉर्मल कितना है 2F/3, यहाँ पे नॉर्मल कितना है F/3। सिंपल सी बात है यार। ऐसे सोचो, एक बहुत बड़ा हेवी बॉक्स रख दो, एक छोटा रख दो, तो इसके यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियस बात है इस दोनों में नॉर्मल कम होगा, और इधर लगाओगे तो इन दोनों में नॉर्मल ज़्यादा होगा। ये क्या कर पाएगा चुट्टू सा? ही समझ आए कि नहीं आए? ये बात बहुत ईजी है, कोई खास बात नहीं है। तो अब कनेक्टेड बॉडी हमने खूब सारा हॉरिजॉन्टल में देख लिया, स्ट्रिंग से कनेक्ट करके रख दिया, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रख दिया, नॉर्मल की वजह से कनेक्ट करके देख लिया। अब वर्टिकल वाला सवाल करते हैं, मज़ा आएगा। वर्टिकल वाला सवाल देखो भाई, वर्टिकल वाला सवाल देखो। चलो देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 10 मीटर, मास भी है 10 kg। लेंथ है 10 मीटर, मास भी है 10 kg, और यहाँ से एक इस तरह का ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है 20 kg का। कितना कनेक्टेड है भाई? 20 kg का, ठीक है ना। डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ कितना, टेंशन फोर्स बताओ कितना होगा। यहाँ पे ये टेंशन कितना होगा, यहाँ पे ये भी टेंशन छोड़ो, यहाँ पे टेंशन बताओ 5 मीटर पे कितना होगा। बढ़िया सवाल बना देता हूँ, देखो 5 मीटर, ये 10 मीटर का ना, बीच में यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना होगा। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ 100 न्यूटन, पूरे सिस्टम पे ऊपर फोर्स कितना लगा रहा हूँ 100 न्यूटन। तो ये सवाल बहुत बढ़िया हो गया, पहले आराम से समझो। एक है ऑब्जेक्ट 10 मीटर लेंथ 10 kg का, दूसरा ऑब्जेक्ट है 20 kg का जो इसके थ्रू डायरेक्ट कनेक्टेड है। ऊपर में पूरे सिस्टम पे ये यहाँ से कनेक्टेड है, इसको चिपका दिया है ना, बांध दिया, 100 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा है। तो इस ऊपर वाले जो 10 मीटर का ब्लॉक है उसके इस 5 मीटर के लेंथ पे टेंशन कितना होगा, ये पूछा आपने से, ये टी पूछा। कैसे करेंगे? तो सब कुछ भूल जाओ, पहले इस पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाओ। पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, जो कि 300 न्यूटन होगा। इसके कॉन्टैक्ट पे देखो, जितना ऊपर टेंशन लग रहा होगा उतना नीचे टेंशन होगा, तो इंटरनल फोर्स होगा, इसको हटाओ। टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम का 20 kg और 10 kg 30 kg की वजह से नीचे लगेगा 300 न्यूटन, और ऊपर तुम सिर्फ 100 न्यूटन लगा रहे हो। 30 kg का ऑब्जेक्ट है तो डोमिनेटिंग कौन होगा? 300 न्यूटन। 300 न्यूटन में से 100 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा? 200 न्यूटन और 30 kg। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा, और वो एक्सेलरेशन होगा 200 बाई 30, तो 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। 20/3 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एफबीडी बनाओ, इस वाले हिस्से का एफबीडी। इस वाले हिस्से का जब आप एफबीडी बनाओगे तो कितने केजी का है? तो 10 मीटर 10 kg, 5 मीटर 5 kg, तो 5 kg का ऑब्जेक्ट है ये वाला 5 kg का ऑब्जेक्ट है। इस पे ऊपर में 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, और नीचे वाला सिस्टम इसको पकड़ के नीचे खींच रहा होगा टी से। नीचे वाला सिस्टम इसको पकड़ के नीचे खींच रहा है टी से, जितना टेंशन टी ऊपर उतना ही टेंशन टी नीचे कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा। इस 5 kg का एफबीडी बना रहा हूँ, इस वाले 5 kg का एफबीडी बना रहा हूँ, तो इस 5 kg का नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा 50 न्यूटन, और ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ एक्सिलरेट हो रहा है 20/3 से। ये तो अपन ने निकाल लिया था कि 20/3 से एक्सिलरेट हो रहा है। अब ये डेटा यूज़ करो, नीचे फोर्स T, नीचे फोर्स 50 न्यूटन, ऊपर फोर्स 100 न्यूटन। तो क्या लिखोगे? ये डोमिनेटिंग होगा T + 50 - 100 इज इक्वल टू मास 5 एक्सेलरेशन 20/3। यहाँ से आप T निकाल लीजिए आराम से। इक्वेशन लिख दूँ क्या मैं? चल इक्वेशन लिख देता हूँ। T + 50 - 100, तो ये हो जाएगा T - 50। T - 50 इज इक्वल टू 5, मतलब 100/3। 100/3, तो T हो जाएगा तेरा 100/3 + 50 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी है। स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखिए। हमने वर्टिकल सरफेस पे भी क्वेश्चन कर लिया, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो हमने कर ही लिया था, मतलब वर्टिकली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड है, वो भी क्वेश्चन कर लिया।
अब नेक्स्ट देखते हैं पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इससे मैंने एक पुल्ली कनेक्ट किया। यहाँ पे एक ब्लॉक है साहब M1 मास का, ये स्ट्रिंग के थ्रू इस पुल्ली के थ्रू इधर है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है कनेक्टेड M2 मास का। इफ सिस्टम इज रिलीज्ड, सिस्टम M1 और M2 दो मास का सिस्टम है, इफ सिस्टम इज रिलीज्ड मतलब सिस्टम को क्या किया मैंने, रिलीज किया। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2। M1 एंड M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताइए। ठीक है साहब, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करें, तो पहले तो एक नया सवाल है तो मैं ट्रेडिशनल मेथड से कराऊंगा, फिर मैं लॉजिकल सिंपल मेथड से भी कराऊंगा, और फिर अपना एक और तरीका दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, आसान, जिससे डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के आंसर आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट मतलब कुछ नहीं लिखना ही नहीं, सीधा आंसर ही दिख जाएगा आपको चार ऑप्शन में से, ठीक है ना। तो चलिए पहले ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। M1 का FBD बनाते हैं। तो आप जानते हैं नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा M1G, और टेंशन ऊपर लगेगा बेटा T। यहाँ पे M2 पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा M2G, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा T। अभी ब्लॉक जाएगा कहाँ, या तो मोशन इसका ऐसे हो सकता है या मोशन इसका ऐसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं दोनों नीचे जाएगा। अबे रबर थोड़ी ना, स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है, मासलेस आइडियल स्ट्रिंग एंड पुल्ली। आइडियल स्ट्रिंग एंड पुल्ली मतलब क्या है इसका, मतलब स्ट्रिंग आइडियल है, मासलेस है, इलोंगेट कंप्रेस नहीं हो सकता, और मासलेस पुल्ली भी है। तो क्या करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ बताना पड़ेगा, M1 ज़्यादा है या M2 ज़्यादा है। अगर M1 ज़्यादा होगा तो पक्की बात है जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उतने से ये ऊपर जाएगा, नहीं तो इंडिविजुअल मासेस पे डिपेंड करेगा। अब बिना माने भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन मान लीजिए। तो अब अगर मुझे पता है कि M1 ज़्यादा है तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन जाएगा, जितने ये नीचे की तरफ जाएगा उतने ही ए एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। तो क्या मैं प्लस माइनस बोलूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्लस माइनस के चक्कर में पड़ोगे तो लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप ये मत करो कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसा कुछ मत करो। सिंपल सा है, M1 के FBD से इक्वेशन बताओ, FBD ऑफ M1। अब अच्छे से FBD ऑफ M1 के कंसेप्ट से इक्वेशन लिखो। बताओ अगर तुमने नीचे ए एक्सेलरेशन एज्यूम किया है, एज्यूम किया, तुम्हें नहीं पता, आपने एज्यूम किया है, तो नीचे वाला जो फोर्स होगा डोमिनेटिंग होगा T के कंपेयर में। तो आप लिखोगे M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। और जब इसका FBD के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखोगे तो बेटा T डोमिनेटिंग होगा। तो आपको देख रहे हो कितना कन्वीनियंट है, ऊपर एक्सेलरेशन A है तो ऊपर की डायरेक्शन वाले फोर्स को ज़्यादा मान लिया, तो सिंपल लिख लेंगे T माइनस M2G इज इक्वल टू M1A। इस तरीके से इक्वेशन लिखा जाता है, ध्यान से देख लीजिए, सॉरी M2A। सुनिए, ऊपर एक्सेलरेशन होगा ये हमें पता है, तो ऊपर वाला फोर्स डोमिनेटिंग होगा, ये T माइनस M2G ऊपर का नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिखेंगे। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से सिंपली आपको दिखेगा टेंशन कटता हुआ, इधर बचेगा M1 माइनस M2, देखो M1 माइनस M2, G कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल ऐड करना था आपको बस, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा M1 माइनस M2 G बटा M1 प्लस M2, ये हो जाएगा साहब सिस्टम का एक्सेलरेशन। ठीक है सर, क्या इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता था कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू नेट अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस नेट पुलिंग फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स बाय नेट मास। क्या मैं डायरेक्ट इसको जो दो इक्वेशन लगा के FBD बनाया, दो इक्वेशन बनाया, उसको ना लिख के डायरेक्ट लिख सकता था क्या? ध्यान से देखिए सिस्टम को, इस पर नीचे फोर्स लग रहा है M1G, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, इस पर नीचे फोर्स लग रहा है M2G, ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर इंडिविजुअल बॉडी में देखूँ तो टेंशन का आपको रोल दिखाई देगा यहाँ पे, लेकिन अगर मैं सिस्टम मान लूँ तो इसमें जो टेंशन लग रहा है मोशन के अपोजिट लग रहा है, और इसमें उतना ही टेंशन मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको सीधा ही मान लो, ऐसे मान लो, सीधा मान लो, इमेजिन करो, है तो ये सीधा नहीं लेकिन मान लो कि ऐसे मान लो, नीचे M1G, नीचे ऑब्जेक्ट जा रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। यहाँ पे देखो, ऐसे सीधा मान लो तो टेंशन नीचे लग रहा है, तो इस पे टेंशन ऊपर, इस पे टेंशन नीचे, तो टेंशन इंटरनल फोर्स की तरह कैंसिल हो जाएगा। पूरे सिस्टम की FBD बनाओगे M1 M2 का कंबाइंड FBD अगर सोचो तो सिंपल सी बात है, M1G मोशन करा रहा है, M2G मोशन के अपोजिट है, तो नेट पुलिंग फोर्स में काउंट होगा, इंटरनल फोर्स ये काउंट नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, M1G माइनस M2G, तो ये हो जाएगा साहब M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, सिंपल।
ये रहा तेरा एक्सेलरेशन, और ध्यान से देखेगा तो यही एक्सेलरेशन आया है। वाह यार, ज़बरदस्त बात है, यही एक्सेलरेशन आया, ध्यान से देखिए, तो कोई खास बात आई ही नहीं है, हमने तो आंसर निकाल लिया। तो हमें ये वाला सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, ये बोर्ड में करने की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्टली आप लिख लेंगे। और इससे भी डायरेक्ट एक ज़बरदस्त तरीका और मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ से लॉजिक लगाना शुरू करें, अब आगे आने वाले चैप्टर में बिल्कुल आसान कर दूंगा, भले ही डेरिवेशन सवाल का 1 पेज का हो या 1.5 पेज का हो, लेकिन मैं तुम्हें आंसर अलग तरीके से फिजिकली विजुअलाइज करा दूंगा। बेटा अभी तो फिजिक्स शुरू हुआ है असल, क्या समझते हो, फिजिक्स खत्म हो गया क्या तुम्हारा, या बहुत सारा फिजिक्स सीख लिया क्या? नहीं बेटा, अभी तो तुमने क्या सीखा है, बेसिक मैथ फिजिक्स के नाम पे, एक काइनेमेटिक्स 1D और 2D बस। अब एनएलएम तो शुरू हुआ है, इसके बाद वाला जो फिजिक्स आएगा ना, सबको मैं एकदम सिंपल बना दूंगा। कैसे देख, यहाँ पे तुम्हें पिक्चर तो अभी बाकी है, टेलर दिखाता हूँ। ऐसे सुन, एक्सीलरेशन ये है। अब एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो ऐसे 4 ऑप्शन भी होंगे, ये मास m1 है, ये m2 है। अगर मैं बोलूँ कि m1 m2 असल में मास है कितना, तो हमें नहीं पता सर। अगर मैं ये नहीं बताऊँ, ये m1 m2 m1 बड़ा ने बता दिया था, लेकिन कितना बड़ा है क्या आपको पता है? नहीं। m1 की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, नहीं पता सर। m2 की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, नहीं पता सर। तो m1 m2 की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो मासेस कुछ भी हो सकती है। क्या ये 1 kg हो सकती है? हाँ, अरे भाई ये मास m1 है, इसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, वेरिएबल के टर्म्स में गिवन है। आंसर भी वेरिएबल के टर्म्स में आएगा। तो अगर मैं ऐसा समझूं कि इफ m1 इज इक्वल टू m2, सर ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 2 ब्लॉक लगाया, दोनों का मास इक्वल। अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं कि इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो बताओ सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा? सर होगा ही नहीं। अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो जाए, अगर 5 और 5 kg का लटका दोगे तो तराजू में दोनों तरफ 5-5 kg रख दो तो ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं। तो इधर ज़्यादा होगा तो ये नीचे गिरेगा, ये ज़्यादा होगा तो ये नीचे गिरेगा, अगर दोनों बराबर होगा तो ऐसा लटका ही रहेगा। तो एक्सीलरेशन 0 आना चाहिए। तो ये तुमने आंसर में देखा है कि लॉजिकली सोचा है, या आपने लॉजिकली सोचा है। जिस ऑप्शन में वेरीफाई होगा वही आंसर सही होगा। 4 ऑप्शन में से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक ही ऑप्शन में ये वेरीफाई होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो m1 बराबर m2, देखो ये आंसर आया तेरा, ये आंसर आया ना। m1 m2 रखने से क्या आना चाहिए? आंसर 0। देखो m1 m2 इक्वल रखोगे, आंसर 0 आ गया। जो दूसरा ऑप्शन होगा ना बेटा, एग्जैक्टली होगा m1 प्लस m2 बटा m1 माइनस m2। ये डिट्टो, चाहे तुम्हें जो भी किताब उठा के देखना है ना, किताब उठा के देख ले, ये ऑप्शन दूसरा ऑप्शन होगा m1 प्लस m2 बटा m1 माइनस m2। अगर दोनों को बराबर रखोगे तो m1 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, 1/0 इज इन्फाइनाइट। आंसर तो इन्फाइनाइट हो नहीं सकता, आंसर तो 0 आना चाहिए था। क्या आपको फील आया कि नहीं आया बताओ? सर अगर 2 ऑप्शन में आ गए तो और लॉजिक बताता हूँ, दूसरा लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से देख, दूसरा लॉजिक बताता हूँ। इफ m1 इज 0, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी मानूँ, या m2 इज 0, देख ये वाला मास m2 0 है। अगर एक मास ही 0 हो जाए तो इसका लगा होना ना लगा होने के मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब ये फ्री फॉल करेगा। इसकी एक्सीलरेशन g होनी चाहिए। तो एक्सीलरेशन कितनी होनी चाहिए? g होनी चाहिए। ये आपने लॉजिकली सोचा है। जिस ऑप्शन में वेरीफाई करेगा वही ऑप्शन सही होगा। तो a इज इक्वल टू जी, देखिए ढूंढिए। यहाँ पे m2 को 0 रखिए, m2 0, ये 0, m1 से m1 कटेगा, a बराबर g इज द करेक्ट आंसर। बताइए आपको मज़ा आया कि नहीं आया? अब अपन बात करेंगे टेंशन के बारे में। तो टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यूजिंग इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1 एक एफबीडी बना हुआ है, इसमें से a की वैल्यू रख दीजिए, t आ जाएगा। तो बताइए t को उधर ले जाएंगे तो t बराबर क्या बनेगा? बोलो अच्छे से, m1g माइनस m1a। a की वैल्यू बोलो, m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू g। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? बिल्कुल, m1 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा आपका m1g। तो ये बचेगा बेटा 1 माइनस दिस, और इसका तुम ले लो LCM। तो इधर बचेगा m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। अगर समझ में ना आए तो मैंने स्टेप लिखा है, आप एक बार आसानी से LCM लेके देख लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा कि m1 से m1 कटेगा, m2 प्लस m2 2m2, तो 2m2 और m1g। तो टेंशन आ जाएगा आपका 2m1 m2g बटा m1 प्लस m2। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द टेंशन फोर्स। ये हमने टेंशन फोर्स निकाल लिया। एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराना चाहता हूँ। यहाँ पे तीसरा लॉजिक और मैं आपको देना चाहता हूँ, एंड थर्ड लॉजिक इज़ नथिंग बट अ डायमेंशन। जब आपसे एक्सीलरेशन पूछा है तो डायमेंशन भी एक्सीलरेशन का होना चाहिए। डायमेंशन किसका होना चाहिए? एक्सीलरेशन का। देखो मास माइनस मास मास ही बनेगा, मास प्लस मास मास बनेगा, मास से मास कटेगा, एक्सीलरेशन बराबर एक्सीलरेशन आ गया डायमेंशनली।
और अगर ये टेंशन आया तो फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स, तो डायमेंशन किसका होना चाहिए? फोर्स का। तो सबसे पहले चाहे जो भी चीज़ निकालो उसको डायमेंशनली ज़रूर वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करोगे साहब? डायमेंशनली। तो डायमेंशनली वेरीफाई करो तो m1 इंटू m2g बटा m1 प्लस m2 है, ये सही बात है। अब देखो मास इंटू मास, मास का स्क्वायर, मास प्लस मास मास, तो मास के स्क्वायर से मास कटेगा तो मास बचेगा, मास इंटू जी आपका टेंशन आ गया। तो फिजिक्स को अब तुम सीखना धीरे धीरे शुरू कर रहे हो, डायमेंशनली, फोर्स का डायमेंशन आ गया तो सही है। अब एग्जामिनर क्या करता है आपको बताऊं, पूछता है एक्सीलरेशन और एग्जैक्टली डिट्टो बेटा सवाल करो तो दिख जाएगा, यही ऑप्शन यहाँ चिपका देता है। वो कहता है कि एक्सीलरेशन बराबर ये हो सकता है क्या, 4 ऑप्शन में देख लो तुम तो। अब उसको 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो गलत बनाना है ना, तो 3 ऑप्शन बनाने के लिए, गलत बनाने के लिए कुछ तो करेगा, तो ये करा सा एक्सीलरेशन के जगह पे ये रख देगा, लेकिन डायमेंशन तो इसका फोर्स का है तो फोर्स होना चाहिए। समझ में आया? दूसरी बात, और लॉजिकली सोचे अपन, और लॉजिकली सोचे। क्या लॉजिकली सोचे बताएं? अगर आप माने यहाँ पे m1 0 है या m2 0 है, कोई भी m1 0 मान लीजिए, तो m1 0 मानने से अगर आप समझते हैं कि m1 0 है, इसमें नहीं देखना बेटा, तुम्हें यहाँ पे देखना है। वो तुम्हारे सामने थोड़ी ना होगा, तुम्हारे सामने तो पहले सवाल होगा। सवाल में तुम्हारे लॉजिक जस्टिफाई, लॉजिक के बारे में सोचो कि अगर m1 0 तो क्या होना चाहिए। m1 अगर 0 है तो रस्सी स्ट्रेच होगा ही नहीं, ये अगर 0 है और ये ज़्यादा है तो रस्सी तो यहाँ से टूट जाएगा, लूज जैसा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यही कनेक्टेड है, ये जी एक्सीलरेशन जाएगा, रस्सी यहाँ से लूज दिखाई देगा। तो अगर m1 0 तो टेंशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और अब इसको ऑप्शन में जस्टिफाई करो, आंसर में देखो, m1 को 0 रखने से सीधा टेंशन 0 आ रहा है। महसूस हुआ कि नहीं हुआ ये बात? तो ये आपको बात महसूस करना है बस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ब्लॉक है यहाँ पे m1 मास का, इसके थ्रू एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया अपन ने, या फिर अपन एक काम करते हैं, इसी पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अपन ने जो सीखा है वो एक बार अच्छे से समझ आ जाए। मान लीजिए 6 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, तो सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा? सिस्टम का एक्सीलरेशन अभी सीखा आपने, 6 kg ज़्यादा है तो 6 - 4 m2 माइनस m1, 6 - 4 बटा 6 + 4 इंटू जी, जी की वैल्यू 10, 6 + 4 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ा आसान है, अगर आप इसको याद रख लेते हैं डायरेक्ट, m1 माइनस m2 जी बटा m1 प्लस m2 इंटू जी। टेंशन की वैल्यू क्या होगी? तो T = 2 इंटू 4 × 6 डिवाइडेड बाई 4 + 6 इंटू जी की वैल्यू 10, से 10 कैंसिल होगा, 8 × 6 48 न्यूटन, तो T = आ जाएगा 48 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एक ब्लॉक है m2 मास का, ये ब्लॉक है m1 मास का, इसको स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया और आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 एंड टेंशन इन ए स्ट्रिंग। अब सब जब इसको यहां पे रख के रिलीज करेंगे तो सबसे पहले एफबीडी के कंसेप्ट से देखते हैं। आपको 3 तरीका मैं बता रहा हूं सॉल्व करने का। सबसे पहले बेसिक एफबीडी, m2 का एफबीडी बनाएंगे, यहां पे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स m2g, यहां पे ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स T, और सेम इस स्ट्रिंग में यहां पे आगे की तरफ टेंशन फोर्स T। क्लियर है? इस पे 2 ही फोर्स लगेगा, इस पे एक टेंशन, अच्छा इस पे 3 फोर्स लगेगा। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स m1g, और कांटेक्ट की वजह से कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्लॉक पे ऊपर नॉर्मल और ब्लॉक सरफेस पे नीचे लगाएगा। तो हमें तो ब्लॉक के बारे में बात करना है, तो सरफेस के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जितने एक्सीलरेशन से ये नीचे जाएगा A, क्या उतनी एक्सीलरेशन से ये आगे आएगा? बिल्कुल सही बात है। इसका रीजन क्या है? देखो, ये एक आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। आइडियल स्ट्रिंग मीन्स स्ट्रिंग इज मासलेस और अनस्टेबल, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है वो खींच नहीं सकता, और आइडियल मतलब मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है। तो किसी भी टी टाइम में जितना डिस्टेंस ये नीचे जाएगा उतने टी टाइम में ये भी एक्स डिस्टेंस आगे जाएगा, मतलब सेम एक्सेलरेशन से चलेगा। ठीक है साहब? नीचे की तरफ m2g डोमिनेटिंग होगा क्योंकि तुमने नीचे एक्सेलरेशन ये माना है, तो तुम इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पे m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे m1g को बैलेंस कर लेगा। इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक t है, इसको अपोज करने के लिए कोई भी दूसरा फोर्स नहीं है, सरफेस स्मूथ है, तो आप लिखेंगे सिर्फ t इज इक्वल टू m1a। दोनों ही बॉडी का सेपरेट एफबीडी बना के हमने इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है।
ध्यान दीजिए यहाँ से माइनस टी से टी कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा साहब, यहाँ पे बचेगा सिंपल m2g इज इक्वल टू, यहाँ से m2a m1a, तो a को कॉमन निकाल लेंगे m1 प्लस m2 इंटू a, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये साहब अपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। क्या इस एक्सेलरेशन को डायरेक्टली निकाला जा सकता था? बिल्कुल निकाला जा सकता था। ध्यान से सुनिएगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको नॉर्मल एग्जैक्टली बैलेंस कर लेगा, और वैसे भी ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है और इस ब्लॉक का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर है? तो टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरी बात ये ब्लॉक है m2, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है m2g और ऊपर लग रहा है टेंशन टी। तो ऐसे मानो कि ये ब्लॉक है m2, इसको थोड़ी देर के लिए सीधा कर लो ना, सेम कंडीशन रखते हुए नीचे m2g, ये t और ये a से जा रहा है, सीधे रख लो तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा ये m2 और ये m1, दोनों ही बॉडी को मिला के अगर सिस्टम मान लोगे तो आगे की तरफ m2g इसमें मोशन करा रहा है, पूरे सिस्टम पे पीछे t और m1 पे आगे t, तो टेंशन क्या हो जाएगा सिस्टम के लिए? कैंसिल, इंटरनल फोर्स की तरह काउंट हो जाएगा। जैसे यहां पे दोनों को अपने इंक्लूड करा, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, साफ साफ देखिए दोनों इक्वेशन को जो हमने ऐड करा तो टी से टी कैंसिल हो गया, और एक्सेलरेशन क्या टी पे डिपेंड कर रहा है? अब समझिए ये बात, क्या एक्सेलरेशन टी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेंशन। क्यों साहब, टेंशन पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा? इसको आगे लेके जाने वाला सिर्फ टेंशन है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन m1 m2 का एक्सेलरेशन टेंशन पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा? क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे चल रहे हैं। तो दोनों को एक बॉडी मान लोगे, सॉरी दोनों बॉडी को एक सिस्टम, दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है तो दोनों को चिपका के एक बॉडी मान लो, एक सिस्टम मान लो। एक सिस्टम मान लोगे तो उस पर नेट अनबैलेंस फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स m2g होगा, जो कि मोशन का रीजन है। और सिस्टम पे इधर पीछे टी, मोशन से पीछे टी, मोशन के आगे टी, तो टेंशन हो जाएगा कैंसिल, तो ये एक्सेलरेशन आएगा। क्या दो तरीका आपको समझ आया? नेट पुलिंग फोर्स, यहां से एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट लिख सकते थे, नेट पुलिंग फोर्स m2g यही मोशन करा रहा है, टेंशन इंटरनल फोर्स की तरह कैंसिल हो जाएगा, m1g और n का कोई रोल नहीं है मोशन में, तो सिंपल नेट अनबैलेंस फोर्स m2g डिवाइडेड बाई नेट मास m1 प्लस m2, ये आ गया बेटा एक्सेलरेशन, सिंपल। अब तीसरा तरीका जो मैं आपको समझाते आ रहा हूं, लॉजिक, अपना तरीका, एमआर स्टाइल। और वो एमआर स्टाइल क्या है, ढंग से सुनिए। मैं बस इतना कहता हूं कि तुम कुछ मत लगाओ, ना कंसेप्ट लगाओ, ना एफबीडी बनाओ, बुद्धि में लगाओ ही मत, सिर्फ जाके सोचो कि m1 हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, m2 हैंग्ड है। अगर मैं मानूं कि m2 का मास 0 है, क्या प्रॉब्लम है मानने में? अगर m2 का मास 0 तो क्या ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा? नहीं सर, अगर मैं m2 का मास 0 रखूं तो m2g ही 0 हो जाएगा। मतलब ये मान लो 1 ग्राम का है और ये है 2000 kg का, ये 1 ग्राम से भी एकदम नैनो ग्राम का है ही नहीं, m2 ये मास है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो इसमें m2g लगेगा नहीं, तो सिस्टम चलेगा कैसे? मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। ये आपने सोचा है सिस्टम में, और इसको वेरीफाई करिए। चलिए आप m2 को 0 रखिए, m2 को 0 रखने से 0 बटा समथिंग 0 ही आएगा। अच्छा सर, अगर m1 को 0 मान लिया तो? अगर m1 को 0 मान लिया जाए तो क्या होगा? सुनिए आराम से, पहले सिस्टम में जाइए। अगर m1 0 है तो यहाँ पे टेंशन डेवलप ही नहीं करेगा, ये ब्लॉक का मास 0 होगा, मतलब यहाँ पे टेंशन डेवलप नहीं होगा, ये ब्लॉक m2 फ्री फॉल कर जाएगा। मान लो 1000 kg का है और ये नैनोग्राम का, कुछ है ही नहीं, तो ये अपना चला जाएगा ना, g से फ्री फॉल करेगा। तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? g के बराबर। क्या ये महसूस नहीं होता तुम्हें? असल में मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है। मतलब अगर मैं m1 का मास 0 मान लूँ तो m2 का एक्सेलरेशन g के बराबर होना चाहिए, और ये आपको दिख भी रहा है साफ साफ। किसके बराबर है? ये g के बराबर है। आपको समझ आया नहीं है? आया। अब अपन टेंशन निकालेंगे। फॉर टेंशन यूज इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन क्या है साहब? देखिए, t इज इक्वल टू m1a, t इज इक्वल टू m1a, a की वैल्यू ये रही, पुट कर दीजिए, तो t इज इक्वल टू साफ साफ आ जाएगा m1, a की वैल्यू रखेंगे तो m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एकदम सिंपल डिस्कशन है ये आ जाएगा साहब। और वही लॉजिक यूज़ करें। पहला लॉजिक अगर यूज़ करेंगे तो हाँ, एक याद रखिएगा, सबसे पहला लॉजिक आपका होता है डायमेंशन। अब फिजिक्स आप धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहला लॉजिक होता है डायमेंशन। देखो, मास इंटू मास, मास हुआ, मास प्लस मास, सॉरी मास इंटू मास, मास का स्क्वायर, ये मास प्लस मास, मास, तो मास का स्क्वायर बटा मास, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, टेंशन एक फोर्स है। और एक्सेलरेशन
मास, मास प्लस मास, मास डायमेंशनली मास प्लस मास इज मास, मास बटा मास कैंसिल, एक्सेलरेशन g। क्लियर है? सेकेंड वन इज इफ m1 जीरो होगा तो टेंशन जीरो हो जाएगा। क्यों भाई? किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन तभी होता है जब वो स्ट्रेच हो। अगर m1 की वैल्यू जीरो है तो टेंशन जीरो हो जाएगा। अच्छा साहब, इफ m2 जीरो, ये सेपरेट लॉजिक है, m2 जीरो तो भी टेंशन जीरो, क्योंकि जब तक दोनों स्ट्रेच ना होगा तब तक टेंशन आएगी नहीं। एक भी बॉडी का मास जीरो मानने से वो लूज हो जाएगा, फिर टेंशन का काम ही खत्म। क्या आपको बहुत अच्छे से ये कहानी समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये समझना। ठीक है सर, समझ आया। अब बढ़िया सवाल कराओ सर। तो एक बढ़िया सवाल करते हैं, देखना साहब, बढ़िया सवाल करना है तो चलो देखते हैं। अभी तक तो दो ही ब्लॉक कनेक्टेड थे, अब अपन एक काम और करते हैं। बढ़िया सवाल करने से पहले थोड़े से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना बेटा? थोड़े से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चिंता मत करो, बढ़िया सवाल तो अपन कराएंगे ही। ये एंगल है थीटा, एक ब्लॉक को तो हमने इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, इसका मास है m1, है ना? और इंक्लाइन प्लेन याद रखिए स्मूथ है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये पुल्ली कनेक्टेड है, आइडियल स्ट्रिंग एंड आइडियल पुल्ली है, ये ब्लॉक है m2। अब बताइए इनका एक्सेलरेशन। अब कुछ नहीं करेंगे, बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि क्या लगाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा m2g। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। मान लीजिए कि नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, यहाँ पे होगा t ऊपर, बिल्कुल होगा, यहाँ पे होगा t आगे, और नीचे m1g जो लगेगा उसका ये वाला कंपोनेंट आप अच्छे से जानते हैं क्या होगा। बताइए क्या होगा? m1g साइन थीटा, m1g साइन थीटा होगा, बिल्कुल। अब इसका मोशन तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग होगा और ये नीचे गिरेगा, तो मोशन के लाइन के लॉन्ग दोनों बॉडी को एक सिस्टम मान लो, क्योंकि जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उतने एक्सेलरेशन से इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाएगा। तो बहुत आसानी से नेट एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो। नेट एक्सेलरेशन यहाँ से लिख सकते हो यहाँ लिख देता हूँ, नेट एक्सेलरेशन लिख सकते हो, नेट अनबैलेंस फोर्स। नेट अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा आपका m2g माइनस ये वाला m1g साइन थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगा आपका नेट एक्सेलरेशन। m1 m2 की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, तो रख दीजिए, एक पर्टिकुलर डिजिट यहाँ से निकाल के लेंगे आप। ये तो वही चीज़ है जो मैं बार बार यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स बटा नेट मास आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे तीन बॉडी भी लगा देते हैं, बच्चा यहाँ पे घबरा जाता है, लेकिन आपको नहीं घबराना। एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा साहब। ये ऑब्जेक्ट है 5 kg का, बढ़िया 5 kg का ऑब्जेक्ट है, और वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है बेटा? हॉरिजॉन्टल 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 सरफेस पे। अब क्या करें सर? अब देखिएगा ध्यान से, अब मज़ेदार सवाल है। एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ पे ब्लॉक का मास गिवन है 3 kg। अच्छा ओके, एक ब्लॉक यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ पे ब्लॉक का मास है 2 kg। यहाँ पे ये आइडियल पुल्ली कनेक्टेड है और ये आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब सिस्टम का एक्सेलरेशन बताया, अगर मैं इसको ऐसे रिलीज़ कर दूँ तो अब ये सॉल्व करेंगे अपन, और सॉल्व बहुत आसानी से करेंगे क्योंकि अपने को कंसेप्ट पता है। क्या कंसेप्ट पता है? तो इंडिविजुअली अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो 3 kg की वजह से नीचे mg लगेगा और उस mg की वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन। आप जान मानते हैं 3 मास की 3 kg मास और g की वैल्यू 30 न्यूटन। साफ 30 न्यूटन नीचे लग रहा है और यहाँ पे कुछ टेंशन T1 ऊपर होगा, T1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे भी T1 आगे होगा। सही बात है यार, यहाँ पे भी T1 आगे होगा। यहाँ पे टेंशन T1 नहीं होगा, इनफैक्ट ये कुछ T2 होगा। क्यों साहब? क्योंकि जो 5 kg का ब्लॉक है और 3 kg का ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और 5 kg इधर वाला 2 kg दूसरे स्ट्रिंग से कनेक्टेड। भले ही आइडियल स्ट्रिंग है लेकिन ये दूसरा है, इसलिए यहाँ पे टेंशन बेटा कुछ T2 होगा। और नीचे की तरफ आपका mg 20 न्यूटन एक्ट होगा। साहब बहुत ज़बरदस्त। इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट होगा mg दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और ये सरफेस ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा। अब ध्यान से देखिएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझिएगा। इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, 3 बॉडी है सिस्टम में। बच्चा घबरा जाता है सवाल देख के, लेकिन आपको नहीं घबराना, आपको इसको सॉल्व करना है। सर हम कैसे कर लेंगे? तुम ही करोगे बेटा, देखो आसानी से एक्सेलरेशन। अब देखो, मान लो कि ये वाला ब्लॉक नीचे ए से चल रहा है। अगर ये स्ट्रिंग आइडियल है तो इसका एक्सेलरेशन ए नीचे है तो इसका एक्सेलरेशन ए आगे होगा, और ये भी स्ट्रिंग आइडियल है तो इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर होगा। क्या ये बात मानते हो आप? अगर तीनों का एक्सेलरेशन सेम है तो तीनों ही बॉडी को एक ही सिस्टम मान लो। अगर तीनों बॉडी को एक सिस्टम मान लोगे तो ध्यान से देखना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, ये वर्टिकल फोर्स का अपने को कोई काम नहीं है।
ठीक है सर, ये ब्लॉक ये ब्लॉक ये ब्लॉक तीनों को एक मान लिया। जब ये तीनों ही बॉडी को एक मान लिया आपने, एक ही सिस्टम मान लिया, तो ये T1 पीछे मोशन के और T1 आगे मोशन के, कैंसिल हो जाएगा। ये T2 ऊपर और ये T2 पीछे, कैंसिल हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल एफबीडी बना के अभी सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल एफबीडी बनाएंगे तो mg माइनस T1, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन तुमने माना है तो नीचे का फोर्स डोमिनेटिंग होगा, तो आप लिखेंगे mg माइनस T1 बराबर 3 है। और लिखेंगे यहां से आप T1 माइनस T2, तो यहां पे माइनस T1 और देखो यहां पे क्या लिखोगे T1 माइनस T2, और इसको लिखोगे आप T2 इज इक्वल टू mT। तो देखो यहां से दूसरे इक्वेशन और पहले इक्वेशन को ऐड करोगे तो T1 कटेगा, और दूसरे और तीसरे को ऐड करोगे तो T2 कटेगा। मतलब तीनों ही बॉडी को एक सिस्टम मान लो तो इंटरनल फोर्स की तरह कैंसिल हो जाएगा। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स। ये टेंशन कैंसिल, ये भी टेंशन कैंसिल, नीचे 30 और ये 20। ऐसे मोशन होगा तो ये मोशन को सपोर्ट कर रहा है, ये मोशन को अपोज कर रहा है, तो सिंपल 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना होगा? 3 kg, 5 kg, 2 kg, तो कितना हो गया? 8 and 10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल, बहुत जबरदस्त आंसर आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आंसर है आपका। बहुत सही सर, बस यही कर रहा था। हाँ, अब T1 कैलकुलेट करना है, बहुत बढ़िया। 3 kg का एफबीडी बना लीजिए। सर सॉल्यूशन पहले कर दिया, एफबीडी बाद में बना रहे हो। 3 kg का एफबीडी T1 की निकालने के लिए बना रहा हूं मैं। तो देखो नीचे वाला फोर्स डोमिनेटिंग होगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे से रिलेटेड है। 30 माइनस T1 इज इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन 1, तो T1 इज इक्वल टू 33 न्यूटन। 33 न्यूटन। उसी तरीके से अगर आपको T2 कैलकुलेट करना है, T2 बड़ा होगा क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? तो T2 माइनस 20 इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन 1, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 22 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। 22 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया ये कहानी पूरी अच्छी तरीके से? स्क्रीन पॉज करके बेटा ढंग से लिखिए।